हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं श्रेया मिश्रा। सो वेलकम श्रेया, वेलकम टू गेट एंड टेक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द आईआईएससी। एंड आप बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। वेलकम टू गेट एंड टेक। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया। और मैंने अपना बीटेक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट किया है लास्ट ईयर 2023 में। और इस साल गेट में मेरी रैंक 447 है। और करेंटली मैंने आईआईएससी बैंगलोर एमटेक सीएसए में एडमिशन लिया है। So that's all. ओके, वेरी गुड। तो आपने मतलब कब से स्टार्ट किया था गेट का प्रिपरेशन? कॉलेज के टाइम में कब आपको लगा कि गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? सर, रीजन स्टार्ट करने का वो मेरा थोड़ा अलग था, जो कि रेयरली शायद ही किसी का होता होगा। मुझे लाइक जब मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो वहाँ मेरी जो क्लास में रैंक थी वो थर्ड रैंक कुछ आई थी। तो वो चीज़ के बाद मुझे था कि मुझे इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो वो हम्म। चीज़ थी। फिर बाद में और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि गेट भी होता है, वो भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो पढ़ना ही है, देख लेंगे, वो भी दे देंगे। तो हम्म। बेसिक तो यही था। फिर जब पढ़ना शुरू किया तो फिर ये था कि पीएसयूज है, एमटेक है, ये चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे करके हम्म। स्टार्ट किया। तो थर्ड सेमेस्टर के एंड से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके। तो उस टाइम फिर आपने जब सोचा कि थर्ड रैंक आई है, आपकी ओवरऑल क्लास में आई थी, है ना? तो यस फिर सर। जब आपने फिर गेट का पढ़ा तो फिर तो ऑब्वियसली आपका अच्छा और रैंक आया होगा। तो फर्स्ट रैंक हाँ। लाए आप कॉलेज में फिर उस टाइम यस सर, सेमेस्टर में? लाइक सेकेंड सेमेस्टर से एट सेमेस्टर तक लगातार फर्स्ट रैंक थी, और ओवरऑल भी फर्स्ट रैंक थी। ओ, वाह वाह, दैट्स रियली ग्रेट। बहुत बढ़िया। यस तो सर। मोटिवेशन आपका अलग था कि नहीं, मतलब तो स्कूल के टाइम से भी आप क्या फर्स्ट रहे, मतलब ऐसे मतलब? हाँ, हमेशा से। तो फर्स्ट ही आना था हमेशा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब फिर स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया? सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब वगैरह से, बुक्स वगैरह से, कैसे स्टार्ट किया आपने? तो बुक्स तो मैंने नहीं पढ़े थे दैट टाइम। मतलब यूट्यूब से ही मैं बेसिकली लेक्चर्स देख के नोट्स बना रही थी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहीं से जो मिल जाते थे। तो बेसिकली तो वही था। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था थर्ड ईयर में, तब तक तो ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब से देख के तैयारी करी थी। हम्म। तो उस टाइम मतलब यूट्यूब पे आप पढ़ते थे, तो ऐसे होता होगा कि किसी का लेक्चर, मतलब किसी का सब्जेक्ट किसी टीचर से पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट किसी टीचर से पढ़ लिया, ऐसे पढ़ रहे होगे फिर, है ना? क्योंकि हाँ, यूट्यूब ऐसे ही था। क्योंकि यूट्यूब पे उतना मतलब एकदम पूरा कंटेंट एक किसी चैनल पे आई थिंक मिल नहीं पाता है कई बार। तो उस टाइम आपने नोट्स वगैरह खुद बनाए थे? हाँ, नोट्स खुद ही बनाए थे। और उस टाइम ये चीज़ थी कि जैसे भी कोविड के बाद ना मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हो गए हैं। पर जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था तब कोविड भी जस्ट आया ही था, तो ऑनलाइन चीज़ें उतना अवेलेबल नहीं थी जितना अब हो गई हैं। हाँ रेयरली भाई। मतलब लेक्चर अवेलेबल होते थे। हम्म। तो ऑप्शंस थोड़े कम थे उस टाइम पे। उस टाइम थोड़ा ऑफलाइन का डिमांड ज्यादा रहता था आई थिंक, है हाँ, ना? उसके पहले ये कोविड के बाद थोड़ा ऑनलाइन ज़्यादा हो गई इन चीज़ें। हाँ। तो फिर थर्ड ईयर के अटेम्प्ट के टाइम पे आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी कि सिर्फ आपने लेक्चर्स देखे, कुछ प्रैक्टिस करके ही चले गए थे आप? नई टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी। मैंने दो ली थी उस टाइम पे भी, मेड इजी और एस अकेडमी की ली थी। तो अच्छा। एस की तो काफी इजी थी। तो उसमें मतलब थोड़े ज्यादा ही अच्छे नंबर आ जाते थे। थर्ड ईयर में भी लाइक उसमें मैंने जितने भी दिए होंगे टेस्ट, तो 60-65 में फुल लेंथ में स्कोर कर रही थी। अच्छा। तो वो थोड़ी ज्यादा ही इजी थी, इसलिए फिर मैंने उसको दोबारा नहीं लिया था। तो वही हम्म। दो ली थी। अच्छा, मेडी जी में कैसा रहता था आपका परफॉर्मेंस? और उसमें लाइक 50-55 इतना मैं स्कोर कर रही थी एट दैट टाइम। हम्म। तो एस के कंपैरिजन में मतलब मेडी जी का टेस्ट सीरीज लोग लगा सकते हैं ना, समथिंग? हाँ, लगा सकते हैं। एज का ज्यादा ही इजी होता है, वो गेट के लेवल को मैच नहीं करता, मतलब उतना नहीं करता। हम्म। ओके। सो उस टाइम फिर आपने पीवाईक्यू वगैरह भी लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ, थर्ड? मतलब सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए थे थर्ड ईयर में। दो सब्जेक्ट छूटे हुए थे, कंप्यूटर नेटवर्क और कंपाइलर। इसके अलावा जो हम्म। सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे तो पीवाईक्यू सबके कंप्लीट थे। ओके। तो फिर थर्ड ईयर में आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में जब आपने अगेन प्रिपरेशन किया, तो फिर कहाँ से कोचिंग वगैरह ली आपने, या फिर खुद से ही स्टार्ट किया? तो थर्ड ईयर के अटेम्प्ट के बाद मैंने कोचिंग लेने का सोचा था, तो वही मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। बट दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे कॉलेजेस ऑफलाइन खुल गए थे। तो अच्छा। ऑफ कोर्स रैंक मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो मेरा ज़्यादा टाइम वहाँ जाता था, लाइक अटेंडेंस मेंटेन करना, असाइनमेंट सबसे पहले करके देना। और लाइक हाँ।
टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, बहुत अच्छे आंसर लिखना, ये सब हम्म। में टाइम ज़्यादा जाता था। तो गेट के लिए उतना टाइम मिला नहीं। गेट के लिए हम्म। मैंने 3 साढ़े 3 महीने इतना ही पढ़ा होगा। हम्म। तो इसीलिए उसमें मार्क्स में भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हम्म। तो गेट के साइड आपको उतना मतलब फोकस नहीं था, मेन फोकस था कि रैंक ये यार मतलब ये रैंक बनाना चाहिए उसमें क्लास में। तो वो चीज़ भी थी। फिर दूसरा ये था कि बीटेक तो एक ही बार करना है, इसका जो भी आउटपुट जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं बना लेती हूँ। गेट का तो बिल्कुल। मैं 6 महीने पढ़ के एनी टाइम ला सकती हूँ, पर बीटेक के लिए दोबारा मैं नहीं जाऊँगी करने। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फाइनली आपको आईएससी भी मिल गया तो मतलब कोई रिग्रेट भी नहीं ज्यादा होगा फिर, है ना, समथिंग। हाँ, मतलब ड्रॉप लिया तो ड्रॉप वर्थ रहा। हाँ। तो फिर जब आपने फोर्थ ईयर में मतलब अटेम्प्ट किया तो कैसा रहा था आपका रिजल्ट, समथिंग? फोर्थ ईयर में 2100 रैंक आई थी, लाइक 49 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। जब हम्म। 23 का पेपर थोड़ा इजी था इसलिए मार्क्स ज्यादा थे, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। तो अन अकेडमी में मतलब कैसा पढ़ाते हैं, समथिंग थोड़ा सा, लोग ज्यादातर पता नहीं होता कई बार, तो लोग मतलब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बट अगर कोई इंटरव्यू देखेगा तो उसको आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग स्टाइल कैसा है, पढ़ाते कैसे हैं, ना, तो मतलब क्या ड्रॉबैक है, समथिंग थोड़ा बहुत जितना बताना चाहो आप बता सकते हैं। तो अन अकेडमी में ऐसा था कि मैंने कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैंने जो भी किया रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के किया है। हम्म। तो कंटेंट तो अच्छा है, पढ़ाते भी सही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, मतलब अगर उतना भी कोई जितना प्रोवाइड कराते हैं वो क्लास में उतना कोई अच्छे से कर ले तो वो हम्म। सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है उस तरीके से। तो बिल्कुल। ओवरऑल कह सकते हैं कि अच्छा है, बस आप ये है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए कई टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप जो बेस्ट है उसको फॉलो करें, तो इस तरीके से करेंगे तो सही है, वहां से भी मतलब प्रिपरेशन करके अच्छी रैंक लाई जा सकती है। बिल्कुल। और फोर्थ ईयर के टाइम पे भी आपने फिर कौन कौन सी और टेस्ट लगाई थी एक्स्ट्रा? और उस टाइम मैंने बस में एडीजी की ली थी, तो वही अच्छा। मॉक्स दिए थे उसके बाद। तो अन अकेडमी भी उस टाइम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते होंगे, उनका नहीं लिया फिर आपने? वो तो अवेलेबल, लाइक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया अच्छा, होगा तो उसी में उन्हें रख। फ्री अवेलेबल रहता है। ओके तो ओके फुल उस। लेंथ मार्क्स दिए थे मैंने उनके भी। हम्म। ओके। तो फिर आपने ड्रॉप लेने का कैसे सोचा फिर, मतलब कॉलेज पास आउट होने के बाद? तो फाइनल ईयर में रैंक इतनी अच्छी तो थी नहीं, 2100 थी, तो कहीं मतलब जहाँ ड्रीम करके हम तैयारी शुरू करते हैं कि हाँ एडमिशन लेना है वहां तो ऑफकोर्स नहीं मिलता। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि 1 साल दे के देखते हैं, तो कुछ हो पाए तो बेहतर है। तो फाइनली हाँ रिजल्ट फेवर में ही हाँ। रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब डिसीजन थोड़ा लेना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, ड्रॉप नहीं लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि। हाँ, रिस्की तो होता है। जैसे मुझे भी शुरू में ये था कि कोई प्लेसमेंट ले लूँ छोटा-मोटा, साथ में करूँ, क्योंकि इन केस नहीं होता है तो कैसे होगा। बट फिर बिल्कुल। मुझे वही लगा कि प्लेसमेंट के साथ हो सकता है मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँ जितना मुझे देना चाहिए। तो फिर हाँ। वो चीज़ का रिस्क लिया और जॉब वगैरह कुछ नहीं ली, बस फुल टाइम प्रिपरेशन करी। वो कई बार मतलब लोग कर लेते हैं जॉब के साथ, बट कई बार नहीं हो पाता है तो और रिग्रेट होता है कि हम फुल टाइम ही कर लेते हैं ना, तो वो हुँ। डिपेंड ऑन द पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीजें बेसिकली। और तो प्रायोरिटीज़ भी होती हैं अपनी-अपनी। हाँ, प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली बिल्कुल होती है। तो फिर ड्रॉप ईयर में आपने क्या ऐसा अलग किया जो आपने थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में नहीं किया था, मतलब कोई को और कोचिंग ली या फिर उसी से कंटिन्यू किया? सो ड्रॉप ईयर में मैंने कोचिंग ली थी अनअकैडमी की दोबारा से, क्योंकि मुझे अच्छा। ये था कि मैंने वहीं से चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मैं दोबारा वहीं से करूँगी तो जल्दी रिलेट कर पाऊँगी रेदर देन किसी नई जगह से मैं स्टार्ट करूँ। तो वो बिल्कुल। रीज़न था अनअकैडमी की कोचिंग दोबारा लेने का। और इस बार इतना मत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, बस ये था कि बैठ के कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी। हाँ जो हाँ। कि थर्ड ईयर तक मैंने जितना पढ़ा था उस हिसाब से वो ठीक था, फाइनल ईयर में उतना हो नहीं पाया। तो मुझे ये था हम्म। कि जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं उनको अच्छे से करना है, और जो पढ़े हुए हैं उनमें अगर कुछ लूप होल्स मुझे समझ में आ रहा है तो वो चीज़ को पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। तो इस बिल्कुल। बार मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो स्टार्टिंग में तो अप्रोच यही थी कि सब्जेक्ट्स के मैं लेक्चर्स देख रही थी, और अगर मुझे लगता है कि मेरे नोट्स में कुछ छूटा हुआ है तो उसको एड ऑन करना, एंड देन प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जो भी हम्म। एजुकेटर्स क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस टेस्ट सीरीज भी मैं दे रही थी उसी समय से। तो ओके। बस यही शेड्यूल फॉलो किया। और प्रीवियस ईयर तो आप कंटिन्यूसली थर्ड ईयर से लगा ही रहे थे, तो वो तो आपने फिर से वो सॉल्व मेरे किए हो। 4-5 इटरेशन हो चुके हैं, अभी तो मुझे लाइक क्वेश्चन देख के मुझे आंसर याद है कि इसका ये होगा।
हाँ वो तो है, मतलब इतना बार लगा चुके होते हैं तो हाँ बहुत अच्छा रहता है फिर, है ना। तो जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि प्रीवियस ईयर, बहुत सारे लोग ना इग्नोर कर देते हैं कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या रखा है। हाँ, तो कुछ लोगों की ये अप्रोच हो जाती है कि ये तो आ गया, ये अब दोबारा थोड़ी आएगा। हाँ ये बात, हाँ। बट ये बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि एक एक ना आइडिया मिलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हो, कई बार कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं मतलब गेट कई में भी। बार होते हैं, अब हर बार लाइक 65 क्वेश्चन में हर पूरा नया नहीं दे देते हैं वो। ऑफ हम्म। कोर्स कुछ रिपीट होता है। और मतलब मेरा मानना भी ये रहता है कि अगर हम किसी भी एग्जाम के लिए जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर से हमें एक आइडिया लग जाता है कि ट्रेंड क्या रहा है, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, समथिंग। क्योंकि गेट जैसा लेवल कोई टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करते हैं गेट वाले, कई बार मतलब जैसे आप 2022 का पेपर देखो, एकदम टफ सा दे दिया, फिर अभी 23 और 24 में थोड़ा वो मीडियम सा बट एमसीक्यू डाल दिए। तो वो एमएसक्यू हो लोग गया। बोल, हाँ सॉरी एमएसक्यू डाल दिए, तो वो लोग थोड़ा प्ले करते हैं माइंड से, है ना। और तो बिल्कुल। हाँ, अ, तो उस चीज़ों के पीछे यही है कि प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी है ही, वो ज़रूर करना चाहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको एग्ज़ैक्ट वो एनवायरनमेंट नहीं दे सकती, जो कि आपको प्रीवियस ईयर से मिलता है। बिल्कुल। और फोर्थ ईयर में मतलब सॉरी, जो आपने अपना ड्रॉप ईयर लिया था उसमें आपने रिवीजन कैसे किया? क्योंकि मेन कंसर्न लोगों का ये रहता है कि हम सब्जेक्ट तो कर लेते हैं, जब हम वीडियो लेक्चर देखते हैं ना बेसिकली और नोट्स बनाते हैं, हमें बहुत मजा आता है, पूरा दिन निकल जाता है, हमें अच्छा लगता है कि हमने पढ़ाई करी है ना। हम प्रैक्टिस भी उसी टाइम कर लेते तो कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे 15 दिन हो गया, एक महीना हो गया, जैसे 1 मंथ हो गया, तो आफ्टर 1 मंथ जैसे हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो वो फिर हम लोग पीछे का भूलने से लगते हैं, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा खुद के नोट्स उठाने में भी मन नहीं लगता है, मतलब ऐसा बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, शायद आपने ये चीज फेस की हो या ना की हो, बट कॉमन स्टूडेंट ये फेस करते हैं कि उनका एक बार नोट्स नहीं उठाते, वो वीडियो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप रिवीजन कैसे करते थे वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद? तो रिवीजन उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जब आप किसी कोर्स को कर रहे हैं उस टाइम पे उसका जो पिछला पढ़ा है उन चीजों का रिवीजन। दूसरा एंड में जो रिवीजन करना है वो। तो हम्म। जब आप किसी कोर्स को कर रहे हैं तो जैसे आज दिन भर में जो भी देखा, लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, तो आप कंप्लीट करने के बाद एक बार शाम को देख लीजिए कि आज क्या क्या किया। तो उससे ये हम्म। होगा कि वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी, और जब आप आगे का पढ़ेंगे तो अगर ये चीजें क्लियर है तो वो भी क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्योंकि कई बार होता है हमने पिछला पढ़ा तो नोट्स तो बना लिए और फिर हम आगे के लेक्चर्स देखते चले गए। होता क्या है कि इसमें जो पढ़ा वही भूल गया, जिसकी वजह से आगे वाला भी नहीं समझ आ रहा। हम्म। तो इसका यही है कि दिन भर में जो पढ़ा उसको आप एक बार देख लीजिए खत्म करने के बाद, और अगले दिन जब आप शुरू करें तब भी 5-10 मिनट ही लगता है, इतना समय नहीं लगेगा देखने में। तो उसको बस एक हम्म। बार देख ले कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये पढ़ा है। तो एक ये चीज हो गई। और दूसरा रिवीजन जब हमको फाइनल एग्जाम के पहले करना है तो उसमें यही है कि मेरा ऐसा होता था कि मैंने नवंबर तक में अपना जो भी डिटेल में पढ़ना था, प्रैक्टिस करना था, ये सब नवंबर तक में खत्म हम्म। किया। एक आध सब्जेक्ट रह गए थे बट तो मुझे ये था कि रिवीजन स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है, वो मैं साथ साथ में कर लूंगी। तो हम्म। जब रिवीजन स्टार्ट किया तो लाइक 4-5 डेज में एक सब्जेक्ट का रिवीजन, नोट्स से देखना चीज़ों को, और जो मैंने टेस्ट सीरीज दे रखी थी उसके बुक मार्क्स क्वेश्चन को देखना, और कुछ जो पीवाईक्यूज में बुक मार्क कर रखे थे उनको देखना। तो ये सब मैं कर रही थी रिवीजन में। और फिर हम्म। जब लास्ट लास्ट में लाइक 8-10 दिन बचे होंगे गेट एग्जाम के लिए, तो फिर शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला, ये सब ज्यादा देख रही थी। तो इस तरीके से था। ओके। तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे अलॉन्ग विथ योर बिग नोट्स, है ना, लॉन्ग नोट्स के साथ साथ आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? हाँ, सारे सब्जेक्ट के तो नहीं थे, पर जिनके मतलब 7-8 सब्जेक्ट के रहे होंगे। तो शॉर्ट नोट्स में बेसिकली आप क्या लिखते थे, उसमें कौन से पॉइंट्स लिखते थे जो आप भूल रहे हैं, या फिर सारे पॉइंट्स क्या लिखते थे आप उसमें बेसिकली? और उसमें मोस्टली ऐसी चीजें होती थी जो भी वन लाइनर स्टेटमेंट है, कोई फॉर्मूला है, कोई छोटी ट्रिक है। तो इस तरीके की हम्म। चीजें ज्यादा रहती थी, और मतलब बहुत मैं उनको क्रिस्प तरीके से लिखती थी कि एक पेज में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए, ताकि जब उससे मैं देखने बैठूं तो ये लगे कि बस 2 पन्ने ही तो पढ़ने हैं इस लाइक किसी भी टॉपिक के लिए, तो वो हम्म। जल्दी हो जाए। बिल्कुल। तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है, कई बार हमें ऐसा लगता है 2 पेज ही पढ़ने हैं ना। हाँ, वो होता है ऑफकोर्स। अब मेन नोट्स जब हम देखते हैं ना तो लाइक 300 पेज पढ़ने हैं, तो वो लगता है अरे इतना कौन पढ़ेगा। तो थोड़ा हाँ होता है ऑफकोर्स। बिल्कुल बिल्कुल।
और टेस्ट सीरीज में जब आप स्टार्टिंग से टेस्ट वगैरह देते तो उसको कैसे मतलब आप अटेम्प्ट करते थे, कैसे एनालाइज करते थे? क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, बट लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि ये एनालिसिस नहीं करते, हम नेक्स्ट में करते हैं। तो थोड़ा सा बताओ कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी गेट की प्रिपरेशन में, और कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, और कैसे मतलब नंबर के पीछे ना भाग के उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो समथिंग अपना एक्सपीरियंस बताओ टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज में ऐसा था कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, मैंने इस बार 24 के अटेम्प्ट के लिए गो और मेडिजी की टेस्ट सीरीज ली थी। तो हम्म। मैं जब जुलाई से जैसे तैयारी कर रही थी, तो मैं तभी से जो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता तो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट तभी देती थी। तो उस टाइम पे ये रहता था कि जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं बन रहा है, या कोई ऐसा नया टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो फिर उसको हम्म। मैं थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देख के करती थी, और उसको मैं अपने नोट्स में एड ऑन करती थी, ताकि हम्म। सेम टॉपिक जब दोबारा मेरे सामने आए तो मैं कर सकूं उस चीज को। और उसमें भी बिल्कुल। अगर कोई मुझे क्वेश्चन ऐसा लगा कि कुछ खास तरीके की ट्रिक लगाई गई है या ऐसा कुछ है, तो उसको मैं लाइक स्क्रीनशॉट लेके बुक मार्क करके रख लेती थी, क्लास में हम्म। इसको तो देख के जाना ही जाना है। और हम्म। उस टाइम पे टेस्ट देने का ये चीज है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना इनफ है, उससे हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या कि टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, वो चीज अगर शुरू से हम मैनेज करके चल लेंगे तो लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। कि हम्म। मतलब जब हम फुल लेंथ मॉक देने जा रहे हैं तब हमको ये चीज रियलाइज हो रही है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। हाँ हाँ तो शुरू बिल्कुल। से ही उस चीज पे ध्यान दें तो लास्ट में ये चीज दिक्कत नहीं करेगी। बिल्कुल। और लास्ट में जब आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो उस टाइम फिर आपने ज़्यादातर मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट किए होंगे, तो मॉक टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट कर दी थी आपने? मॉक टेस्ट मेरा थोड़ा डिले हो गया था, और उसका हम्म। कारण ये था कि मेरा इसरो का एग्जाम था जनवरी में। तो हम्म। उसके पहले मेरा मतलब पहले गेट के हिसाब से तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, और जब इसरो के एग्जाम की डेट आ गई तो मुझे ये था कि एक बार शैलो रिवीजन हो जाए, सारी चीजों में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लें, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो बिल्कुल। उसके ओरिएंटेड मेरा 10-15 दिन रिवीजन था। फिर जब मेरा हम्म। एग्जाम हो गया तब मैंने स्टार्ट किया था टेस्ट, तो लाइक 9 जनवरी से स्टार्ट किया था मैंने, थोड़ा लेट अच्छा, था। थोड़ा लेट हो गया था। हाँ। बट आइडियली लोग मतलब नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो सही रहता है हाँ, बस। हाँ, सही रहता है, बट मतलब मेरा ये था कि मैं बिल्कुल नई नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, मैंने 2 बार पहले भी हाँ दे चुका है, कई टेस्ट बिल्कुल दे चुके हैं, बिल्कुल। तो हाँ हाँ उतना दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और कि कई लोग क्या करते हैं कि मतलब पढ़ते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं। तो इसका क्या डिसएडवांटेज मिलता है? कई लोग सोचते हैं कि हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मतलब रिवीजन करेंगे। तो कई बार ये डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए गेट के क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, या फिर एक बार पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद मतलब समथिंग अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करना चाहिए चीज़ें? तो मेरे हिसाब से तो बेसिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं पहली बार, तो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, वो चीज़ है। आपको हम्म। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से मिलेंगे, उनको करिए, और आफ्टर दैट पीवाईक्यू करिए तुरंत, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो। ये मैंने खुद भी किया है हमेशा, पहले दिन से। तो बिल्कुल। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो आप उसके पीवाईक्यू करिए, और उसमें ये चीज होगी कि हो सकता है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि टफ होता है, हर पीवाईक्यू इतना सरल नहीं होता कि आप बस एक रीडिंग लगा कर आप कर लेंगे। तो यही है बिल्कुल। कि जो नहीं बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए कि जो आपने पढ़ा है उसमें कैसे कमी रह रही है, किसी ट्रस्टेड रिसोर्सेज को सॉल्यूशन देखिए, कुछ नया पॉइंट हम्म। है जो वहां से मिल रहा है तो उसको आप सीखें। तो ये हम्म। चीजें तो मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यू तो तभी हो जाने चाहिए। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो उसको थोड़ा लेट स्टार्ट किया जा सकता है, बट इतना भी नहीं कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट करें। हम्म। तो टॉपिक वाइज तो साथ के साथ अगर देते रहें तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आई थिंक। हाँ, बिल्कुल। हम्म। और एक चीज और कि प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है कि लोगों का मोटिवेशन कुछ दिन हाई रहता है ना, फिर लगता है यार हमारा क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और जैसे कि आपने तो ड्रॉप लिया था, तो थोड़ा सा प्रेशर तो ऑब्वियसली रहता है। अगर हम कॉलेज में होते हैं तो लगता है ठीक है, अगर गेट में नहीं हुआ तो हम प्लेसमेंट ले लेंगे। प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है, जो कि हालांकि नहीं होते उतने अच्छे, तो हम आउटसाइड से भी ले सकते हैं प्लेसमेंट। बट जैसे आपने ड्रॉप लिया, वो पूरा फुल फुल मतलब फुल टाइम ड्रॉप लिया, तो आपकी जर्नी में मतलब क्या अप डाउन आए हैं? क्योंकि कुछ टाइम तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन होता है।
मुझे पता नहीं आपको हुआ है ज्यादा कि नहीं, क्योंकि आपका मोटिवेशन अलग होगा शायद। तो थोड़ा सा बता सकते हो कि लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं। कई बार लोग फिर सोचते हैं ना कि अक्टूबर नवंबर से कि यार हम नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, अब नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छे से करेंगे, बट इस ईयर हम छोड़ देते हैं, मतलब कुछ और कर लेते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, बट सडनली जब टाइम जैसे जाता है तो फिर हमारा मोटिवेशन कम होते जाता है, और अक्टूबर नवंबर तक एकदम कई लोगों का खत्म हो जाता है, कई लोग उसे छोड़ देते हैं। तो ये बताओ कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए बेसिकली। तो ये चीज़ तो ऑफ कोर्स है कि जब हम शुरू करते हैं तैयारी, उस टाइम पे मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। फिर धीरे-धीरे जब करने लग जाते हैं चीज़ें, और ख़ास करके जब वो एग्ज़ाम टाइम पास आने लगता है, अक्टूबर, नवंबर, तो हाँ उस हाँ, टाइम पे बहुत ड्रास्टिकली डाउन होता है मोटिवेशन, क्योंकि बिल्कुल। लाइक उस टाइम पे भी आप टेस्ट भी ज़्यादा दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट में आपके मार्क्स आएँ। तो हम्म वो बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो ऑफ कोर्स मेरे साथ भी था। मैंने तो जैसे कि ड्रॉप लेके तैयारी करी, तो उसमें ये था कि इन केस नहीं होता है तो पूरा साल बेकार जाएगा या जो भी। तो हम्म। उस टाइम पे मैं यही सोचती थी कि अभी मैंने जितना टाइम देके तैयारी करी, उस हिसाब से तो आउटपुट मतलब ठीक था, इतना खराब नहीं था। तो इस बार अगर मैं इतना टाइम दे रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ तो आएगी रैंक, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज का तो ऑफ कोर्स भरोसा था कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो बेकार नहीं जाएगी। दैट इज द हाँ बिगेस्ट बिल्कुल बिलीफ दैट आई हैड। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसी को फॉलो करते हुए करते गए। और हम्म। यही है कि टफ टाइम तो आएगा किसी के लिए भी, बट यही है कि उस दिन भी आप अपनी, हो सकता है आप उतना इफिशिएंटली उस दिन ना पढ़ पाए। सपोज 8-10 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं, तो किसी दिन अगर कुछ दिक्कत है, नहीं मन लग रहा, तो हो सकता है आप 10 घंटे नहीं पढ़े, 2-4 घंटे ही पढ़े, बट कंसिस्टेंसी बना के रखें, उस चीज को ब्रेक नहीं होने दें, और बस इसी हम्म रिदम के साथ लगे रहे तो फॉर श्योर होगा। बिल्कुल। और जब फिर आपका रैंक आया तो ऐसे क्या रिएक्शन रहा आपका, आपकी फैमिली में? जब रिजल्ट आया तो उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं ट्रेन में थी एक्चुअली। अच्छा और हाँ, तो मैं और पापा थे, पापा थोड़ी दूर की सीट में बैठे हुए थे। अच्छा। तो वही मैंने खोला रिजल्ट, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम था। हम लाइक अंडर 100 एम हम्म करके ही मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो हम्म 447 थोड़ा ऐसा लगा कि कम है, बट था जो था, हाथ में हाँ था। तो हाँ। वही दिखाया फिर उन्हें, तो उन्हें भी ये था कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तो सब ओवरऑल तो हम्म ठीक ही थे, खुश थे। हाँ वही। जी। तो फिर जब आपने एक काउंसलिंग वगैरह की तो आईएससी में आपका ये डायरेक्ट एडमिशन हुआ है कि कुछ इंटरव्यू वगैरह हुई थी इसमें, रिटन टेस्ट समथिंग, क्या प्रोसीजर रहा है इसमें? तो आईएससी में जैसे कि 3 कोर्सेस हैं एमटेक के लिए, सीएसए, सीडीएस और एआई। तो हम्म अप्लाई मैंने तीनों के लिए किया था। तो सीएसए में इस साल से ऐसा है कि डायरेक्ट एडमिशन है, तो उसका तो मेरा सीएसए में ही हुआ है, तो वो तो डायरेक्ट ही है। और एआई के लिए भी मुझे कॉल, एआई और सीडीएस दोनों के लिए कॉल आई थी एक्चुअली। तो हम्म एआई में रिटन टेस्ट था, तो वो मैंने दिया था, और सीडीएस हम्म। में इंटरव्यू था, वो मैं नहीं दे पाई थी। अच्छा, तो रिटन टेस्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को हेल्प हो जाएगी फ्यूचर में। तो रिटन टेस्ट में बेसिकली 3 चीजें ही पूछी गई थी, लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। तो हम्म टोटल 30 क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पे एनएटी टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन दिए हुए थे और बॉक्स था, उसमें सॉल्व करके आंसर करना था। हम्म तो क्वेश्चन गेट लेवल के ही थे। अगर गेट लेवल पे किसी ने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा है तो वो आंसर कर सकता है। बिल्कुल। और गेट के बाद मतलब, या गेट के साथ आपने और कोई एग्जाम अटेम्प्ट किए, जैसे इसरो किया और कोई अटेम्प्ट किया आपने एग्जाम? हाँ, मैंने बार का भी दिया था। अच्छा। तो बार का मैंने इंटरव्यू भी दी, इंटरव्यू तक हुआ था मेरा, और इंटरव्यू नहीं हाँ। क्लियर हुआ था बार का। ओ कोई नहीं, बट आईएससी जा रहे हैं आप तो वो भी कोई कम नहीं है ना, आईएससी बहुत प्यारा हाँ, कह इंस्टीट्यूट है ना। सकते हैं। हाँ। तो जी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकते हो कि इसरो का पेपर मतलब किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं समथिंग, फिर हम बार का भी कवर कर लेंगे। जी। तो इसरो में ऐसा था कि लाइक 95 क्वेश्चंस थे। 2 सेक्शंस में पेपर था, पार्ट वन, पार्ट टू। तो पार्ट हम्म वन टेक्निकल था, उसमें 80 क्वेश्चंस थे, और पार्ट टू एप्टीट्यूड था, तो उसमें 15 क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के। और तो हम्म जो एप्टीट्यूड पार्ट था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जो टेक्निकल पार्ट था उसमें निगेटिव मार्किंग थी। 1 मार्क पर क्वेश्चन था, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। हम्म तो उसमें क्वेश्चंस तो गेट के सब्जेक्ट्स तो थे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन हम्म चीजों के क्वेश्चन थे।
और क्वेश्चन मतलब जैसे गेट के सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, लाइक वन लाइनर थे थ्योरी वाले, या गेट की हम्म पीवाई कुछ एज इट इज उठा के दे दिए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे उसमें। हम्म। और एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन जो। गेट लेवल के ही क्वेश्चंस थे। अच्छा। हाँ। तो ओवरऑल मतलब ऐसे गेट का अगर जो लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वो इसरो का अटेम्प्ट आराम से मतलब अच्छे से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये सब्जेक्ट जो आपने एक्स्ट्रा बताया, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और ये तो मैं वेब। भी नहीं करके गई थी, मैं भी सिर्फ हाँ गेट के सब्जेक्ट्स ही करके गई थी, बिकॉज हाँ। टाइम नहीं था। अब जनवरी में पेपर था तो उस टाइम पे गेट पे ही फोकस था, ये चीजों मतलब उतना टाइम नहीं दे सकती थी बिल्कुल मैं। बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। तो इन अगर गेट का भी कोई अच्छे से कर लेता है तो ये चीजें फिर उतना मतलब डोमिनेट गेट का सिलेबस कर लेगा। हाँ मतलब इनका ज्यादा वेटेज नहीं रहता होगा उतना, ओबियसली, है ना? हाँ वेटेज रहता है, बट ये है कि गेट के सब्जेक्ट्स अगर अच्छे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम्म। और एप्टीट्यूड में तो फुल में से फुल मार्क्स आ ही जा, मतलब अच्छा खासा आ जाए तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है ना, कि 15 मार्क्स वो एप्टीट्यूड के हो जाते हैं ना। हाँ तो 20 मार्क्स का था, मेरे 16 है शायद उसमें। अच्छा, वेरी गुड। और बार का कैसा रहा आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? ओके, सो बायो का रिटर्न ऐसा था कि वहां पे भी 100 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 3 मार्क का था और निगेटिव मार्किंग 1 मार्क की थी। हम्म। तो उसमें भी क्वेश्चंस यही जो मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट बताया कि गेट के सब्जेक्ट प्लस और जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके थे, बट अच्छा। उनका लेवल थोड़ा ज्यादा था, कुछ का गेट के बराबर था, कुछ का गेट से भी थोड़ा ऊपर था। हम्म। तो इस तरीके से था। और मेरे मार्क्स उसमें कुछ 129 है और कट ऑफ 107 गई है, क्योंकि ओके। पेपर टफ था तो इसीलिए कट ऑफ भी लो है उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, कितना डीप में पूछते हैं? डीप में तो काफी पूछते हैं, लाइक मेरा इंटरव्यू कुछ 1 घंटे 5 मिनट चला था। तो उसमें क्वेश्चंस जैसे कि फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं 5 वो आपसे। तो जो आपने सब्जेक्ट्स बताया मोस्टली है कि वो उन्हीं के अराउंड क्वेश्चंस पूछेंगे। सो हम्म। मेरे केस में सब्जेक्ट्स थे सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस। तो हम्म। शुरू हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले वो पूछ रहे थे। तो उसमें टॉपिक्स लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या है, इंटरप्ट हम्म। वगैरह कैसे काम करता है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होती है। तो ये हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम में थे। फिर उसके बाद सी में पूछ रहे थे वो कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एसटीआर का कोड लिखना, और हम्म। पॉइंटर से अरिथमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब सी लैंग्वेज में पूछा। देन डेटा स्ट्रक्चर्स में पूछ रहे थे कि बी ट्री, बी प्लस ट्री, फिर उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस की लाइक हम्म। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे दोनों हम्म। डिफरेंट हैं, ये सब। देन हम्म। फिर थोड़ा सा एल्गोरिदम पे डिवाइड एंड कनकर क्या होता है, ग्रीडी क्या होता है, इनके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और हम्म। फिर डीबीएमएस में लाइक एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेबल क्या है, रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, फॉरेन की क्या होती है, मैपिंग कैसे होती है, ये सब क्वेश्चन हम्म। थे। तो बेसिकली अगर जिसने मतलब गेट का अच्छे से प्रिपरेशन किया है और थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी अलग से थोड़ा सा मतलब बोलने का कि कैसे हमें समझाना है, तो काफी हेल्पफुल हो सकती हैं चीजें। बेसिकली गेट का प्रिपरेशन ही मेन इम्पोर्टेंट है ना? हाँ गेट का प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, बट गेट में हमारा पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और मेन फोकस ये होता है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वो चीज हेल्प भी करती है गेट एग्जाम में। बट हम्म। इंटरव्यूज में और स्पेशली बाक इंटरव्यू में तो हम्म। चीजों का वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या क्यों कैसे, इन चीजों पे ज्यादा हम्म। फोकस करते हैं, जो कि हाँ हमारे गेट में बिल्कुल। उतना नहीं होता। गेट में कोई बहुत नहीं। अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके बाद भी पॉसिबल मतलब श्योर नहीं है कि वो उस इंटरव्यू में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। इंटरव्यू की थोड़ा अलग से तैयारी, लाइक कुछ हो सकता है आपको कुछ बुक पढ़नी पड़े या कोई अलग से कोई हम्म। लेक्चर देखना पड़े, तो इस तरीके की तैयारी हम्म। जरूरी है। बिल्कुल। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप लास्ट मिनट एडवाइस देना चाहो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को तो प्लीज। तो बेसिक एडवाइस तो यही है कि जल्दी स्टार्ट करें, बिकॉज लेटर ऑन आप खुद रिग्रेट करेंगे कि शायद 1-2 महीने और पहले कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो हाँ जितना हाँ। जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें, और कोई ट्रस्टेड सोर्स फॉलो करें कि पढ़ने के बाद आपको ये ना लगे कि कोई चीज़ गलत बताई गई है या कोई मिसकंसेप्शन है इस तरीके से। तो हम्म। कोई किसी भी एक ट्रस्टेड रिसोर्स को फॉलो करें।
और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करिए, और कोई टेस्ट सीरीज अच्छी फॉलो करें, उस क्वेश्चन सॉल्व करें, एनालिसिस करें उसका प्रॉपर। और हम्म। बीच में थोड़े टफ फेजेस आए तो उससे डिमोटिवेट ना हो, उस स्टेज में भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, और जो आपका टाइम डिसाइडेड है कि इतने घंटे पढ़ना है या आज इतना टारगेट कंप्लीट करना है, वो हर हम्म। सिचुएशन में करने की कोशिश करें और कंसिस्टेंटली लगे रहें, तो ऑफ कोर्स फाइनली विल गेट योर रिजल्ट। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच श्रेया फॉर शेयरिंग योर जर्नी। ना मजा आया, और डेफिनेटली जो लोग देखेंगे तो उनको ही बहुत हेल्प मिलेगी कैसे करना है। और हम लोग ट्राई करते हैं कि सारा अनफिल्टर्ड रखें, तो आपने बहुत अच्छे से अपना मतलब सारा जर्नी, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर फिर ड्रॉप ईयर पूरा, और इसरो और बार का एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करने वाला है इंटरव्यू। और थैंक यू सो मच, है ना, इंटरव्यू शेयर, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच।